हेलो, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। सो जिस तरीके से आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था फॉर द डेफ फिलिंग एंड ऑल, एंड एक इंटरव्यू का स्टूडेंट्स में एक साथ एक डबल प्रेशर आया था कि प्रीलिम्स भी देना है एंड इंटरव्यू भी देना है। तो उसमें से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एक जो हेडेक है वो आपका फिनिश हो गया है। प्रीलियम्स है वो आपका आज फिनिश हो गया है। तो नाउ दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि अब आपको इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आपको शुरू कर देनी चाहिए। ऑल्दो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन होती है वो ऐसा नहीं है कि वो आप एक दो महीने में आप उसको कर सकते हैं। ये आपका एक दिस इज़ अ जैसे नाम है, इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पर्सनैलिटी आपकी कोई एक दो दिन में नहीं बनती है। दिस इज़ समथिंग जो कि आप बहुत टाइम से कैरी करते आ रहे हैं, बहुत सालों से कैरी करते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले, एग्ज़ाम का आपको नेचर समझ में आए कि आखिरकार इंटरव्यू में जो पैनल है या जो बोर्ड है वो आपसे क्या आशा रखता है, आपसे क्या डिमांड चाहता है, तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत ब्रशन अप कर सकते हैं। एंड जो एटलीस्ट नॉलेज वाला जो पार्ट है या फिर जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको आप अच्छे से सुधार के एक प्रेजेंटेबल तरीके से आप आरपीएससी का जो इंटरव्यू है अगर उस बोर्ड के सामने थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाएंगे तो डेफिनेटली देर इज़ अ हाई चांसेस दैट यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि आखिरकार हमें इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है, और हम इस जो टाइम ड्यूरेशन हमें जो मिलेगा, हमें नहीं पता है कि आरपीएससी है वो इंटरव्यू कब से शुरू करने वाली है। बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से डेफ के लिए 7 दिन दिए गए थे और बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस है वो उसको स्पीड अप किया जा रहा है, तो चांसेस है कि लास्ट वीक ऑफ फेब से इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू हो जाएंगे। एंड अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट हो तो हो सकता है कि मिड फेब से ही आपके इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू हो जाएं। बट मान के चल रहे हैं कि लास्ट फेब या फिर मार्च फर्स्ट वीक से तो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो शुरू हो ही जाने चाहिए। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक ये जो पूरा जो वीडियो है इज़ ए टेक इट एज ए गाइडेंस सेशन। जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं या जो ऑलरेडी सर्विसेज में लोग हैं उन सभी के व्यूज़ लेके ये जो पूरा वीडियो है वो बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है, वाई इंटरव्यू किस लिए हम दे रहे हैं। आपको जैसे ही पता है कि जैसे इंटरव्यू आरपीएससी यूपीएससी तो लेती ही है। दूसरा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप प्राइवेट फील्ड में जा रहे हैं तो प्राइवेट कंपनीज भी हैं वो भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट लेती है। इवन आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस है, तो वहाँ पे भी एसएसबी इंटरव्यू के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। चाहे वो सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हो तो वहाँ पे भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो ओवरऑल मैक्सिमम जितने भी जो एग्ज़ाम्स है जहाँ पे एक सिलेक्शन हो रहा है वो एक ऑफिसर लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे लगभग इंटरव्यू आपको उस एग्ज़ाम में एक इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट का आपका एलिमेंट होता ही है। अब इन सब में ये है कि सब में इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन उस इंटरव्यू का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे से आप ड्यूटी कर पाएँ, आप अच्छे से जितने आपको टास्क मिल रहे हैं वो आप अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ। तो वो कंडक्ट करने की क्वालिटीज़ आपके अंदर है या नहीं है, वही वो बोर्ड है जो पर्टिकुलरली वो उसमें आपके अंदर वो चीज़ें खोज रहा है और वो आपके इस पर्सनालिटी टेस्ट में वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि वो OLQs आप में है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, डिफेंस हो, उन सब के जो नेचर ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है। यहाँ हमारा पर्पस है यूपीएससी आरपीएससी, आप एक सिविल सर्वेंट बनने चाह रहे हैं तो सिविल सर्वेंट के जो रोल है और उस रोल को आप रिस्पॉन्सिबली और आप पूरे अटेंडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में आप उसको निभा पाएँ। बिकॉज सिविल सर्विस इज समथिंग जो कि पब्लिक डीलिंग है,
पब्लिक डीलिंग है, तो उस पब्लिक डीलिंग के लिए आपको कुछ क्वालिटीज़ जो चाहिए होती है, चाहे वो आपके माइंड, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको इवन आपको एम्पैथाइज भी रखना है, बिकॉज आप पब्लिक के साथ डील कर रहे हो. सो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चाहिए फॉर द सिविल सर्वेंट, वही इंटरव्यू बोर्ड आपके अंदर सीख करना चाह रहा है. तो अब इसमें है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो OLQs क्या है, इंटरव्यू बोर्ड है वो क्या देखना चाह रहा है. तो हम वापस जो स्टार्टिंग जिस टाइम पे ये हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है आपके नोटिफिकेशन से. RPSC भी RS एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो पब्लिश करती है. ठीक है, तो हम पहले RS के जो RPSC 2024 RS 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें ढूंढते हैं कि आखिरकार वो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चाह रहे हैं. तो ये आपका जो RS 2024 का नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसका ये पॉइंट है पर्सनालिटी एंड वाइवा वोर्स एग्जामिनेशन. सी इसका पॉइंट नंबर 2 देखो, इसमें यह है कि द कमीशन शैल अवार्ड मार्क्स टू ईच कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय देम. और जो इंटरव्यू होगा वो किस रिस्पेक्ट में देंगे, आपका कैरेक्टर क्या है, राइट, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका फिजिक क्या है, ठीक है, एंड उसकी नॉलेज. स्पेशली यहाँ पे एक देखो कि कैंडिडेट की नॉलेज क्या है अबाउट द राजस्थानी कल्चर, राइट. सो एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें मिलता है कि उन्होंने नोटिफिकेशन में ही RPSC ने डाल दिया है कि उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि राजस्थानी कल्चर को बहुत अच्छे से समझता हो, राइट. तो आप एक्सपेक्ट करिए कि जब उसमें है, इसमें इतना बोल्ड लेटर में एक पूरा एक इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट्स की नॉलेज है वो आपकी राजस्थानी कल्चर की होनी चाहिए, राइट. सो डेफिनेटली आपसे राजस्थानी कल्चर और उसके क्वेश्चंस है वो भी आपसे पूछे जाएंगे. इवन इरिस्पेक्टिव ऑफ जैसे आपके होम टाउन है वहाँ का तो कल्चर है ही है, बट ओवरऑल स्टेट का क्या कल्चर है वो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपके क्वेश्चंस हैं वो राजस्थानी कल्चर से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन से हमें हिंट मिलता है कि हमें राजस्थानी कल्चर को भी प्रिपेयर करना है, राइट. अब RPSC ने इतना अच्छे से लाइक बहुत ज़्यादा इसमें क्लूज नहीं दिए हैं कि किस तरीके से जो इंटरव्यू पैनल बोर्ड है वो किस तरीके से कैंडिडेट को मार्क्स है वो अवॉर्ड करेगा. सो देन फिर आई फाउंड आउट अबाउट द UPSC नोटिफिकेशन, बिकॉज UPSC और जो RPSC की जो RS एंड IS सर्विसेज की जो नेचर ऑफ वर्क है दैट इज़ वेरी सिमिलर. सिर्फ डिफरेंस है तो वो उसका होराइजन का है कि IS में थोड़ा सा बड़े लेवल पे आपका होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो आपका जो RS में वो ब्लॉक लेवल पे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा जब हम UPSC का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इलॉबरेटेड मैनर में पता चलता है कि एग्जैक्टली किन पॉइंट्स पे, किन चीज़ों पे जो कैंडिडेट है उसको जज किया जा रहा है और इस जो सर्विसेज के लिए वो आखिरकार किस टाइप की क्वालिटीज़ है वो कैंडिडेट में ढूंढ रहे हैं, राइट. सो सी UPSC के नोटिफिकेशन में ये पहला पॉइंट आता है जो पर्सनालिटी टेस्ट में है. यहाँ पे ये मैंने बोल्ड में कर रखे हैं, इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे. क्वेश्चंस ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, राइट, कि जनरल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब आगे पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट इज टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द करियर इन पब्लिक सर्विसेज. लाइक वो आपको ये नहीं देख रहे कि आप एज ए पर्सन क्या हो, आपके अंदर की वो क्वालिटीज़, ऐसा नहीं है कि दूसरी क्वालिटीज़ क्या है क्या नहीं है, उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है. वो आपको जज इस बेसिस पे कर रहे हैं. उनको एक काम दिया गया है कि ये पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विस के लिए ये सूटेबल पर्सन है या नहीं है, वो उनको आइडेंटिफाई करके देना है, राइट. तो ये बोर्ड इसमें करेगा. अब ये है कि इसमें वो क्या इंटेंट करेगा जज में कि आपका मेंटल कैलिबर इस एग्ज़ाम, इस जॉब के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए आपका मेंटल कैलिबर है या नहीं है. तो वो क्या है, अगर आप कोई
इसमें देखो कि आप खुद सिविल सर्वेंट हो और आपके पास कोई सिचुएशन आई, राइट, एक कोई प्रॉब्लम है, अब उसमें आपका मेंटल कैलिबर ही नहीं है कि आप वो सिचुएशन आई है, चलो मान लिया दंगे ही आ गए हैं, तो आपके पास में पता ही नहीं है, आपका मेंटल कैलिबर ही नहीं है, आप घबरा गए हो और आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं, राइट। तो पहली बात आती है मेंटल कैलिबर, ओके। फिर आती है कि इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सिर्फ नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, व्हाट डू यू मीन, कि आपका नॉलेज क्या है उसको ही जज नहीं कर रहे हैं, but also they are judging your social traits. Why they are judging your social traits? Because this is public dealing, this is civil services, public services. तो आपके अंदर ज्ञान कितना भी हो मैटर नहीं करता है, अगर आपके अंदर सोशल ट्रेट्स नहीं है, आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, कंपैशन शो नहीं करते हैं आपके अंदर कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपरली मतलब अगर आप किसी को परसुएड कर रहे हो, किसी को जनता को बता रहे हो कि आपको ऐसे से करना है, अगर आप वो मैसेज डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो फिर आपके अंदर वो इंटर रिलेशनशिप कैसे बनेगा? बिकॉज बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट आपको मशीनों के साथ काम नहीं करना है, आपको काम करना है लोगों के साथ में, राइट। तो सोशल ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, आपकी मेंटल अलर्टनेस, आपकी क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, मतलब जब आप प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसको मल्टी डायमेंशनली आपको पता रहेगा कि इस प्रॉब्लम के आखिर क्या रूट कोज क्या है, इसमें ये वो प्रॉब्लम है वो कहाँ से उठ रही है, तो आप उसको समीक्षा उसके अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो आप आगे जाके उस सर्विसेज में भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। फिर दूसरा क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, ऐसा नहीं है कि आप बायस्ड हो जाएं, ठीक है, क्योंकि हम जिस सोशल परिवेश में हम आ रहे हैं, तो हमारी जिस तरीके की अपब्रिंगिंग होती है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रिजुडाइसेस होते हैं जिनके साथ में, चाहे वो जेंडर बायसनेस हो, चाहे कास्ट बायसनेस हो, तो वो चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, ये चीज़ें हमें पता है। वेराइटी ऑफ एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेशन, मतलब आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो और नहीं कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप के, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसमें दो ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उनका नेगोशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी, ठीक है, दे डोंट वांट कि आप एक अनएथिकल पर्सन हो, बिकॉज दैट करप्शन एंड ऑल दैट इज अ बिगर थिंग, राइट। अब सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं इसी नोट, दिस इज फ्रॉम द नोटिफिकेशन, राइट, दे हैव क्लियर्ड इट कि उनको आखिरकार क्या ढूंढ रहे हैं पैनल। फिर है कि टेक्निक क्या होगी पर्सनालिटी टेस्ट की, हम ये उनकी टेक्निक उन्होंने पहले से ही कह दिया कि हम लोगों को ये नहीं करना है कि स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब कि दे डोंट वांट कि आपको उनको नीचे ही गिराना है, वो आपको ग्रिल करते हैं या एक क्वेश्चन के बाद में आप कुछ आंसर देते हैं और उस आंसर के बाद में वो फिर से एक नया क्वेश्चन वो करते हैं, तो उनका पर्पस ये नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, वो उनका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी है वो कितनी बाहर आए, ठीक है, और वो एक आपकी वो जो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, रेदर देन इट्स ए काइंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये चीज़ दिमाग में रख के जाओ कि ऐसा नहीं है कि वो आपको लेट डाउन करने के लिए या फिर आपको इस तरीके से करने के लिए, आपकी नॉलेज को जज करने के लिए ही वहाँ बैठे हैं, दे आर जस्ट आपसे एक इंटरेक्शन और डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन वे में आपका होना चाहिए। तो ये आपको एक चीज़ ये समझनी है कि इट्स नॉट अ एग्जाम, राइट, it's a conversation between intellectual people and you are also intellectual because you have cleared your prelims, you have cleared your mains and you have enough knowledge because जो उनको knowledge test करना था वो कर चुके हैं, ठीक है। so have that confidence when you are entering into the interview room, तब आपके अंदर ये confidence होना चाहिए कि this is something I am showing my personality, कि जो मुझे आता है उसको मैं proper way में उसमें इंटरव्यूअर के सामने रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रही हूँ, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
तो इट्स ऑल गेम अबाउट द आपका कॉन्फिडेंस एंड योर कॉन्वर्सेशन एबिलिटी, डिस्कशन एबिलिटी, ठीक है। फिर है कि इन्होंने साफ साफ यूपीएससी वालों ने इसमें लिखा हुआ है सिविल्स में कि वो आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं. व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ अकेडमिक. ठीक है, सिर्फ आपके स्पेशल सब्जेक्ट में नहीं, आपके दूसरे जो इवेंट हो रहे हैं आसपास, आपकी अवेयरनेस, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द अवेयरनेस कि आप अवेयर हो या नहीं हो. इट्स नॉट लाइक कि अगर उन्होंने कुछ फैक्ट्स पूछा या कुछ ऐसा हुआ एंड वो आपको नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. इट्स फाइन कि आप एक ह्यूमन, वो भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, तो दे नो दिस थिंग कि अगर फैक्ट्स है या कुछ फिगर्स हैं वो कुछ भूल जाते हैं तो इट्स फाइन. ठीक है, लेकिन अब जैसे ये नहीं हो कि भाई आपकी जो जीडीपी है, अब जीडीपी आपको ओवरऑल आप फिगर्स में ऐसे नहीं बता पाओ कि हाँ भाई 570 एंड ऑल, वो आप प्रीलिम्स में बता चुके हो, आप मेंस में अपने लिख के आ चुके हो. दे वांट है लाइक कि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अवेयर तो हो कि एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, राइट. तो वो डेटा में भी वही एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आपको नहीं भी आता है तो यू कैन पोलाइटली से कि हाँ ये चीज़ नहीं आता है. दे आर नॉट जजिंग ऑन यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितना करेक्ट बोला या नहीं. ठीक है, दे आर जजिंग योर पर्सनालिटी. वो भी ये एक्सपेक्टेशन उनकी भी होती है कि भाई आप, ऑब्वियस ही बात है, आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो वो आपको सिखा देंगे. अगर आपको कुछ आता नहीं है तो दे विल टीच यू, बिकॉज 2 साल की ट्रेनिंग होती है. ठीक है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट सर्विसेज में ट्रेनिंग तो होती ही है, तो दे विल टीच यू. तो दे आर नॉट जजिंग यू ऑन दिस बेसिस. तो वो आपको चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट कि आखिरकार वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं. एंड इससे हमें ये भी काफ़ी चीज़ों तक पता चला है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, व्हाट दे आर वांट इन दिस बाय इन द कैंडिडेट फॉर हु इज सुटेबल फॉर दिस करियर, राइट. दिस इज ऑल्सो अ करियर. ठीक है, आप पूरे अपना मतलब प्रोफेशनल, ये आपका प्रोफेशन है, आप सिविल सर्विस एंड ऑल, लेकिन वो प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें एक पर्सन, वो प्राइवेट जॉब वाला या इन्वेस्टर बैंकर नहीं चाहिए उनको, या फिर कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं चाहिए उनको. एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इंटेलिजेंट भी हो एंड साथ की साथ प्रेजेंटेबल भी हो और पब्लिक के साथ अच्छे से डील कर पाए. तो ये मोटा मोटा ये पूरा सिविल सर्वेंट का उन्होंने इस चीज़ में बताया हुआ है, राइट. अब आता है सेकंड जो मेजर है कि ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि व्हाई दे आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, व्हाट दे आर आइडेंटिफाई, बट अब हम लोग प्रिपेयर कैसे करें, राइट. क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये प्रिपरेशन इतनी एक मैराथन की तरह होती है, आरएस की प्रिपरेशन, कि आप बहुत टाइम से आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी भूल जाते हो. जो प्रश्न आपको खुद को करने चाहिए, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, तो इट्स वेरी कॉमन कि आप इस पूरी जर्नी में ये चीज़ भी भूल गए हो कि हम आरएस वाकई में क्यों बनना चाहते थे, राइट. फिर आप क्या होता है कि जल्दबाजी में वो आरएस हम क्यों बनना चाहते हैं, आप इधर उधर से ये सब देखोगे एंड जो आपका रियल जो कोर था वो आपको पता ही नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद से मिलना है. ओवरऑल आपको क्या मिलना है, खुद से मिलना है. ठीक है, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट नेचुरल थिंग. ठीक है, ये ऐसा नहीं है आप ब्लंट, आप एकदम ब्लफ करोगे तो आप ये मान के चलो कि वहाँ पे जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है ना आपके बोर्ड का, वहाँ पे 4 से 5 लोग बैठे हैं, राइट. उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस हम करें तो वो आपका आराम से 70 से 80 सालों का एक्सपीरियंस है, राइट. एंड आपका एक्सपीरियंस उनके सामने बहुत कम है. तो अगर आप जितना भी रटे रटाए आंसर या फिर ब्लफ वाले आंसर है वो आप करोगे तो वो डेफिनेटली वो ऑनेस्टी उनको नहीं दिखेगी. इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट. ठीक है, आप नॉलेज है उन्होंने उस चीज़ को प्रीलिम्स और मेंस से उन्होंने जज कर लिया है. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट कि इस पर्सन पे ऑन मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग. कई साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, वो सब भी ये कहते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन आपसे मिलता है, ठीक है, तो आप विद इन कुछ समय में आपको पता चल जाता है कि इस बंदे पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट. कि दैट पर्सन इज़ ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. ठीक है,
तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप कहीं पे भी अपनी डिसऑनेस्टी शो नहीं करें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैम क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पर आप क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करो पहले खुद से, राइट। देयर शुड बी सम नेचुरल थिंग कि आप अपने आप से, अब बहुत टाइम से जो प्रिपरेशन में आपने सवाल नहीं किए हैं खुद से, वो सवाल अब आपको करने की बहुत ज़रूरत है खुद से कि ये आखिरकार मुझे ये क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। अब आता है कि किस टाइप के सवाल, तो इसमें जो सवाल है वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक कंपाइलेशन किया है या एक एनालिसिस करके हमने ये देखा है कि मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूछे जाते हैं। अगर ये आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं, आप प्रिपेयर करके जाते हो, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हो, बिकॉज द गेम इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन, अगेन चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो एंड इंटरव्यू हो, द सेम थिंग। यहाँ पे आप खुद बोल के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे आप अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे। तो द गेम इज अगेन अबाउट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आएगा विद ऑल द प्रिपरेशन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जो पुराने जो इंटरव्यू बोर्ड्स हैं या पैनल्स हैं, उन्होंने किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आधार पे अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर करने हैं, राइट। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफ, राइट। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, राइट। आपने उसमें वो 5-6 पेजेस का जो आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है खुद के बारे में, वही उनके टेबल पे रखा होगा। तो एटलीस्ट दिस इज द एटलीस्ट थिंग जो आपको प्रिपेयर करके जानी चाहिए। तो अब इसमें डेफ में हम फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक चलते हैं कि आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं और आपने क्या क्या उसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट आपका बेसिक डिटेल्स मांगी थी उन्होंने, तो आपकी जनरल इंट्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होम टाउन है, आप फिर आपने सेकंड पेज में आपने क्या करा था, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरी थी। थर्ड पेज में आपने एक्सपीरियंस और आपके जॉब के बारे में बताया था, एंड लास्ट में आपने बताया था आपके सर्विस प्रेफरेंसेस के बारे में। सो दीज आर द सेक्टर्स फ्रॉम द डेफ, जो आपने ये पेजेस में आपने जो डेफ भरा था उसमें ये इंफॉर्मेशन आपने उनको दी है। तो लेट्स सी, जैसे आपका जनरल इंट्रोडक्शन में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लिया कि अगर एक तो आपका नाम है वो बहुत ही डिफरेंट हो और उसका मीनिंग है वो बहुत ही शानदार या कुछ हो, या उनको मीनिंग पता नहीं हो, तो हो सकता है कि दे कैन आस्क योर कि आपका नाम का मीनिंग क्या है, आपका नाम है वो क्यों रखा गया है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो दे कैन आस्क। एंड जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके बारे में संक्षिप्त है वो वर्णन दीजिए, ठीक है, संक्षेप में बताओ। या फिर जैसे आपकी जो बर्थ डेट है, राइट, तो बर्थ डेट में अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है उस ईयर में जो कि बहुत ही लाइक रिमार्केबल था और इस हिस्ट्री में बहुत मार्क उसने छोड़ा हो, कोई घटना ऐसी घटी हुई हो, तो उस ईयर का भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ उस साल में ऐसा कुछ घटा था। जिस दिन आपका बर्थ हुआ है उस दिन अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो वो भी ये चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको, और दूसरा ये है कि आप डोंट वरी, ये जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे कि इसमें गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, उसके सिनोनिम्स, उसका एंटोनिम भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि आपका जो नाम है उसके अनुरूप आपका व्यक्तित्व है या नहीं है। अगर व्यक्तित्व है तो आपके हिसाब से कौन सी समानताएं हैं, और अगर आपको लगता है कि वो उसके अनुरूप नहीं है तो वो कौन सी उसमें असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जस्ट इसको क्रक्स को समझो। ये पीडीएफ फॉर्म में आपको ये सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से प्रिपेयर करने हैं, राइट। ये आप क्वेश्चंस लेकर बैठना। ये पीडीएफ है वो ऑलरेडी बाइलिंगुअल है, तो आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पीडीएफ वेरी वेल। तो ये इसको आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। लाइक अब लेट्स टॉक अबाउट द होम। आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपने बेसिक डिटेल्स में डाला था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, उसकी बाउंड्रीज, फॉर्मेशन कैसा हुआ, उस वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है,
कुछ लोग हैं वो ट्राइबल एरिया से भी आते हैं, शेड्यूल एरिया से भी आते हैं, तो वहाँ ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है, अगेन दैट राजस्थानी कल्चर, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है, और उनको किन किन समस्याएं आ रही है तो उनके सुझाव क्या हैं। वहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस है तो वो टूरिस्ट प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं। आपको वहाँ के कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं जैसे कि आपके ज़िले में जो कुछ 5 विशेषताएं बताओ, 5 समस्याएं बताओ, अगर वो समस्याएं हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, वहाँ के खनिज क्या है, ओवरऑल मतलब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है जो आपका होम टाउन है वो आपको तैयार होना चाहिए। इसमें ये चीज़ ये होनी चाहिए कि एक तो जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट हुआ, दूसरा है कि जहाँ पे आपने बड़े होके जैसे ज़्यादा समय बिताया हो, चाहे वो आपने एजुकेशन के टाइम पे किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपने मूव किया हो तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकंड, आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपका बार बार ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको लगभग जहाँ जहाँ आप गए हो और एक सूटेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आप वहाँ पे स्टे किया है आपने विद एनी रीज़न, वॉट एवर द रीज़न, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट, बिकॉज इट इज़ अगेन दैट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग दैट पर्सन इज अवेयर ऑफ दोज थिंग्स और नॉट, अपने एनवायरनमेंट से अवेयर है या नहीं है। तो अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस इज अ समथिंग दैट दे आर सीकिंग, राइट, दे आर आइडेंटिफाइड। तो देन यू शुड नो कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहे हो तो डेफिनेटली आपने वो टूरिस्ट प्लेस हैं जो आपके वहाँ के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपने विजिट किए होंगे, राइट। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप इतना तो एटलीस्ट मिनिमम चीज़ आपने की होगी। अगर आप नहीं करते हो तो एक अलग सा इंप्रेशन उसमें देता है कि आप एक नीरस काइंड ऑफ पर्सन हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जनरल इंटरेस्ट, दे आर लुकिंग फॉर द जनरल इंटरेस्ट, सो यू आर नॉट अवेयर एंड योर आपका जनरल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इट इज़ पॉसिबल कि आफ्टर टेकिंग अ जॉब आप अपना इंटरेस्ट है वो वैसे ही लूज कर दो, करेक्ट। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर। अगेन आई एम सेइंग कि ये पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस एंड ऑल। नेक्स्ट क्या है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, पिछली बार जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए वो इस टाइप के पूछे गए, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। देन अगर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपने कोई वोकेशनल कोर्स किया है, प्रोफेशनल कोर्स किया है, लाइक मेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो या फिर इंजीनियरिंग तो मैक्सिमम लोग इंजीनियर्स हैं, वो तो सिविल सर्विस में ही आ ही रहे हैं। तो आप भाई इतना करने के बाद में आप इसमें क्यों आना चाह रहे हो, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन आस्क। आपके खुद के सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए, भाई आपने 4 साल गुजारे हैं, ठीक है, ये इंजीनियर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, बट बेयर मिनिमम आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको यू शुड नो कि भाई 5G 4G ये कुछ मिनिमम चीज़ है जो करंट डेवलपमेंट जो कि आपने एडुकेशन में पढ़ा है, राइट, एंड उसमें अगर कुछ करंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ करंट इवेंट्स हुए हैं और कुछ अपडेशन हुआ है तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको प्रिपेयर करना है, राइट। सो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई लॉन्ग गैप है एज गैप में, मतलब आपने ग्रेजुएशन है वो आपने पहले ही कर लिया एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने कुछ 5-6 साल बाद में करी, तो यू शुड हैव दैट जस्टिफिकेशन कि आपने ये इतना लॉन्ग गैप आपका क्यों हुआ है। अल्टीमेटली वॉट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, लाइक इतने टाइम तक आपने जो किया है, यू शुड हैव जस्टिफिकेशन एंड ऑनेस्ट आंसर कि आपने ये सब चीज़ें क्यों करी है, ठीक है। ऑनेस्ट आंसर का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि आप ब्लंटली कहो, ब्लंट चीज़ें कहो। इट्स ऑल अबाउट कि हाँ उस चीज़ को आप प्रॉपर वे में एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन, प्रॉपर रीजन के साथ में अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट पोलाइट नंबर, मतलब पोलाइटनेस एंड कर्टियसनेस जो आपको चाहिए, शिष्टता चाहिए, तो वो आपके आंसर्स में होनी चाहिए, करेक्ट। देन सी आपके एक्सपीरियंस है जॉब, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे कि जॉब कब ज्वाइन किया, किस सेक्टर में ज्वाइन किया, जॉब में क्या समस्याएं आई, जॉब में कुछ ऐसा हुआ कि सीनियर्स ने आपके ऊपर दबाव बनाया तो आप उस दबाव को झेल पाए या नहीं झेल पाए, आपने उसको कैसे हैंडल किया, आपने ऐसा क्या किया,
आपने वहाँ के सिस्टम को सुधारने के लिए क्या किया। सो ये आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि आपने जो भी काम किया है, आपका वर्क प्रोफाइल है, तो उसमें आपने किस तरीके से अपने आप को मतलब जो भी आपका इसमें अगर आपका कोई आपने कोई एक्सपर्टीज भी करी है या फिर इसमें आपका कोई अचीवमेंट है, तो वो दे कैन आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दूसरा फिर लास्ट में आपका जो पूछते हैं अपना डेफ में था, तो लास्ट पॉइंट था सर्विस प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो सर्विस प्रेफरेंसेस में जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि अगर किसी ने आरपीएस है उसको फर्स्ट पे प्रायोरिटी दी है, तो देन दे कैन आस्क कि आपने आरपीएस को आरएस की जगह क्यों मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी है। तो यू शुड हैव योर ओन आंसर कि आपको आपने ये चीज़ है वो क्यों करिए, किस लिए करिए। अभी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको कोई बता दे, तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर दिस रेस। ठीक है, डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए हम लोग भी हैं, बाकी लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे। ठीक है, दे आर लॉट्स ऑफ पीपल। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे फर्स्ट ले कि हाँ क्वेश्चंस देखे नहीं यार, इसका आंसर मेरे को बता दो बता दो बता दो। एटलीस्ट आप पहले खुद को ग्रिल तो करो, खुद के आंसर्स बनाओ तो सही। आप बिना बनाए जब आंसर्स हैं वो दूसरों से पूछ रहे हो, तो दिस इज नॉट योर थॉट। ठीक है, तो वो जब आपकी थॉट नहीं है और आप उसको मेमोराइज करोगे, फिर आपके बाद में जब उसको खुद को आत्मसात ही नहीं करोगे उस क्वेश्चन को, वो आत्मसात होगा ही नहीं क्योंकि वो किसी और की है। ठीक है, आप अपने आंसर को एक बार खुद का आंसर बनाने के बाद में उसकी कवरिंग कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो, उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हो। आपको दूसरे लोगों से हेल्प लेनी चाहिए शब्दों के कि भाई इसमें कौन से शब्द यूज़ किए जाए, किस टाइप की जो सेंटेंसेस है वो यूज़ कर पाएँ जिससे कि इम्प्रेशन अच्छा बने। तो वहाँ चीज़ समझ में आती है। बट आप पहले ही किसी और का ओपिनियन और किसी और की थॉट है वो अगर लेना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली ये उनको जो पैनल है उसको शो हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि दिस इज समथिंग आई हैव मेमोराइज। ओके, और मेमोराइजेशन क्या होता है कि जब सामने 5 बड़े लोग बैठे रहते हैं ना, एंड यू नो दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलेक्चुअल देन यू, डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस लाइक विल गो डाउन। ठीक है, नॉर्मली हम किसी ऐसे अपने जो अपन से एक लेवल सीनियर होता है, हम उससे मिलने में ही हम इतना घबरा जाते हैं और फंबल करने लग जाते हैं। वहाँ तो 5 से 6 दिग्गज लोग बैठे हैं। तो ये आप मान के चलो, अगर आपने बहुत प्रॉपर वे से नेचुरल वे में उस चीज़ को नहीं याद किया है, अपने क्वेश्चंस खुद से नहीं करे हैं, आंसर्स खुद से नहीं करे हैं, और अगर आप किसी का आंसर लेते भी हैं और उसको भी बहुत बार प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप उसको डेफिनेटली वहाँ पे आप ब्लफ करोगे एंड वो डिसऑनेस्टी है वो आराम से उनको दिख जाएगी। बिकॉज वो पैनल ही इस तरीके से गठित किया जाता है कि दे नो दीज थिंग्स। इवन लाइक आफ्टर हमारा जैसे हम लोगों का तो इतना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ दिस स्टूडेंट इज़ मेकिंग ब्लफ और दिस स्टूडेंट इज़ डिसऑनेस्ट एंड ऑल। सो दे आर तो लाइक वेरी मच ऑन द, उन्होंने तो एक पूरी लाइफ जी है, एक पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, एंड उनको लोगों को पहचानने की बहुत उनके अंदर बहुत कैपेसिटी है। दैट्स वाई दे आर द बोर्ड मेंबर्स। सो दीज थिंग्स है वो जो आपको ये चीज़ें हैं वो याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा इन क्वेश्चंस का, प्लीज़ इट्स एडवाइजेबल एंड हाईली रिकमेंडेड कि आप इन क्वेश्चंस को आप अपने आंसर्स अपने लिखो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन आस्क विद द एक्सपर्ट्स, एंड आप अपने सीनियर्स से या आप जहाँ से भी आप एडवाइस लेना चाहते हैं, देन ओनली टेक द एडवाइस एंड फ्रेम योर आंसर एट द फाइनल स्टेज कि हाँ ये दिस इज द फाइनल थिंग दैट आई विल से अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। बिफोर दैट प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज आप वहाँ पे बहुत चांसेस है दैट यू विल नॉट परफॉर्म योर बेस्ट, राइट। और अल्टीमेटली एग्जाम का यही होता है कि गिव योर बेस्ट, करेक्ट। सो ये तो हो गया आपके डेफ से रिलेटेड। एंड उसके अलावा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपकी हॉबीज़, राइट। हॉबीज़ एक बहुत पॉपुलर वो चीज़ हो गई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो हॉबीज़ को लेकर है वो बड़े दुविधा में रहते हैं।
कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, इमेजिनरी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस है प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि, और जैसे कुछ मिसलेनियस टाइप के राजस्थानी कल्चर्स तो है ही, ठीक है। तो अब देखते हैं हम हॉबीज से रिलेटेड, राइट। हॉबीज इज सच अ बिग थिंग कि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि मतलब हॉबीज को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। हम हॉबीज को लेके क्यों परेशान रहते हैं? अगेन दिस जर्नी, द एग्ज़ाम की जो जर्नी है वो इतनी टायरिंग है, इतना एग्जॉस्टिंग है कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है हमारे हॉबीज़ को डेवलप करने का, या फिर हमने 1-2 सालों से तो इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया होगा। हमारी हॉबी, हमारा लाइक खाना पीना सब कुछ ये एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब हम इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपने माइंड से, ठीक है। एंड वो ले दे के जो एक हॉबी बचती है वो बचती है कि चाय की थड़ी पे जाके डिस्कशन करना, ठीक है, जो कि हम लोग इंटरव्यू पैनल में बता नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है हॉबीज़ को लेके। बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन से पहले जैसे स्कूल्स में या कॉलेजेस में कोई हॉबी होगी उनकी, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर वो माउंटेनियरिंग के लिए गए होंगे या कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप ये जो हॉबी वाली जो चीज़ है उस चीज़ को कैसे डील कर सकते हैं कि आप ये सोचो कि हॉबीज़ एक होता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। कई तो आपसे इंटरव्यू पैनल ये भी पूछ लेगा कि हॉबीज़ और इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। इंटरेस्ट मतलब आपकी रुचि, हॉबीज़ मतलब अभिरुचि, राइट। इंटरेस्ट आपके बहुत वेराइटी ऑफ मतलब बहुत चीज़ों में हो सकते हैं, आपके 50 इंटरेस्ट हो सकते हैं, पर 50 इंटरेस्ट में से जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पसंद थे, राइट, मतलब जो रुचियाँ थी उसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, जो भी 1, 2, 3 जितनी होती हैं, मैक्सिमम हम लोग 3-4 ही कर पाते हैं, उसमें आपने अभिरुचि मतलब उसमें आपने डीप में जाके उसके ऊपर काम किया और उसमें अपने आप की मास्टरी हासिल, मास्टरी नहीं तो कम से कम आपने उसको थोड़ा और अच्छे से समझा, उसको बहुत जिया एक तरीके से कि हाँ आपने उसको करके देखा, तो वो आ जाती है हॉबीज़, राइट। सो आपको डिफरेंस समझ में आया इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो ठीक है, हम इतने टाइम से अपनी हॉबीज़ को हम डेवलप नहीं कर पाए, बट सब लोगों को उनके इंटरेस्ट तो होते ही हैं, राइट। उनको ये इंटरेस्ट तो होता ही है कि अगर यार ये हो जाएगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट कि मैं ये मुझे चीज़ें पसंद है, एंड देन आइडेंटिफाई कि इनमें से आप मतलब आप पैशनेटली आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप अपना हॉबी चूज कर सकते हैं। अब दूसरा होता है कि इसमें सब लोग, फिर क्या होता है आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वही वाला चीज़ म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, ठीक है, कोई बोलेगा रीडिंग बुक्स एंड ऑल। अब आपने ये सिर्फ कहने को आपने लिख दी, राइट, आपने कहने के लिए बता दी, ठीक है, बट आप इन क्वेश्चंस को फिर क्या होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप उनको डील नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो कि भाई वाकई में आपको कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट था, जैसे किसी को फोटोग्राफी है वो आप सीखना चाहते थे, कोई ऐसा है कि जिसको गार्डनिंग में शौक है, ठीक है। तो इसमें चीज़ ये ध्यान रखो कि आपको हॉबीज़ रिलेटेड क्वेश्चन आपको अवॉइड करने हैं, या फिर आपको अगर आपकी अच्छी हॉबी है तो आपका इंटरव्यू उसी पे चलाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपका जो 20-25 मिनट का जो इंटरव्यू होता है वो अपने हिसाब से चलाने का आपको थोड़ा मौका मिले। तो जिसमें ऐसा हो सकता है कि अगर वाकई में आपने कोई अच्छी हॉबी आपने कर रखी है, किसी ने मतलब कैंपिंग वगैरह कर रखी हो या फिर किसी ने फोटोग्राफी कर रखी हो, तो प्लीज़ डू राइट, ठीक है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में मैं टिल 8th क्लास तक आई यूज टू सिंग बन्ना बनी जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। तो वो बना बनी सॉन्ग्स हैं वो मैं अपने घर में वगैरह सुनती थी। तो मैंने अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि बना बनी, मैंने राजस्थानी सॉन्ग्स भी नहीं बोला, फोक सॉन्ग्स भी नहीं बोला, बना बनी बोला, ठीक है। एंड लिटरली दे मेरे लिए वो एक पॉजिटिव रहा, एंड मुझे उन्होंने वहाँ पे बनी जो होती है सॉन्ग उसको गाने के लिए कह दिया, ठीक है। तो मेरा आधा तो वो जो हॉबी में लेके 5-7-8 मिनट थे वो उसी में ही चले गए। तो ये इट वॉज बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है।
तो आप भी अगर कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर पाओ और आपकी ऑलरेडी एक हॉबी है और इंटरेस्ट है और आपने पहले कुछ किया हुआ है, तो डोंट गो इनटू दिस रेस, इट्स अ रिकमेंडेड कि आप उस रेस में मत जाओ कि फिटनेस योगा एंड ऑल, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इम्फेसाइज करो और उस पर थोड़ा काम करोगे और कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि उसका दायरा थोड़ा कम करोगे, तो हो सकता है जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिमिटेड होंगे और आप अच्छे से अगर उसको जस्टिफाई कर पाओगे तो डेफिनेटली यू आर इन अ वेरी गुड हैंड। बाकी चीज़ों से बच जाओगे, जो रैंडम मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ डू। अगर आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं नॉ, देन प्लीज़ बी अ सेफर थिंग। आपको जो मतलब बहुत सेफर चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो जॉगिंग हो, फिटनेस को लेकर हो, योगा हो, डांस हो, सिंगिंग हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सुडोकू लिख सकते हो, पजल्स लिख सकते हो। तो अब ये कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि जैसे हॉबीज़ पूछने का मतलब ही क्या है। हॉबीज़ क्या है कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन कई पिछले इंटरव्यूज़ में भी पूछा हुआ है कि अच्छा अधिकारी बनने के लिए हॉबी का क्या योगदान है, ठीक है। अब हाँ, इसमें इसलिए कि कई स्टूडेंट होते हैं मैम हमारी तो हम आपने कहा है कि ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, हमें तो ऑनेस्ट रह के ही रहकर ही आंसर्स देना है सब कुछ। जब इंटरव्यू पूरा ऑनेस्टी पे ही है तो फिर हम झूठ क्यों बोले, हमारी तो कोई हॉबी नहीं है। अरे तो हॉबी आपकी है नहीं, ठीक है, मान लिया, बट आपने कभी ना कभी तो कुछ किया होगा, इंटरेस्ट होंगे आपके, वो आपसे हॉबी पूछ क्यों रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हॉबी नहीं है तो वो आपकी व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मतलब एक मशीन की जैसे हो, ठीक है, आपके अंदर ना कोई क्रिएटिविटी है। बिकॉज हॉबी इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। जो इंसान क्रिएटिव ही नहीं है वो इंसान इनोवेशन कैसे कर सकता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट द इनोवेशन, ठीक है। हमेशा एक जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वी आर द, हम लोग पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, हम लोग डेवलपिंग में आए और कुछ टाइम बाद में हो सकता है कि हम और भी आगे जाएं। तो एंड विद टेक्नोलॉजी न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है, एंड तो आप वो डील कैसे करोगे, करेक्ट। एंड दूसरा ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं जो हॉबीज़ हैं वो आपको डी स्ट्रेस भी तो करती है, आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्योंकि जो जॉब का नेचर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अगर आप इफ़ यू डोंट हैव अ हॉबी तो आप मतलब अपनी जो स्ट्रेस को है वो कैसे करेंगे। जैसे कई सिविल सर्वेंट्स हैं वो मेडिटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, ना क्रिएटिविटी है, ना स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ना आप किसी चीज़ को फोकस करके कर रहे हो, अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो फोकस है, ना अपने आप के मोरल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो फिर आप अपनी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो वो आप कैसे निभाओगे, ठीक है। सो आपने ऑनेस्टी की बात करी कि हाँ भाई हमारी है ही नहीं, आप ये बोलते हो, तो दिस इज ऑन अ वेरी नेगेटिव साइड कि बीइंग अ ऑफिसर अगर आपकी जैसे इस तरीके के इंटरेस्ट नहीं है, आपकी हॉबी नहीं है, तो एज अ पर्सन यू आर नॉट इन अ लाइक अ गुड शेप कि आप बेटर वे में नहीं हो। यू शुड हैव समथिंग जो कि आपकी इस ड्यूटी को, जो एक हाई अमाउंट ऑफ एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। इट्स नॉट अ यूजुअल काइंड ऑफ जॉब, right. Civil service is something which has a very different kind of responsibility जो दूसरे जॉब्स में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो एक मेंटल कैलिबर प्लस आपका फिजिकल कैलिबर, एवरीथिंग मैटर्स, राइट, ठीक है। तो हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे आपका आ गया कि हॉबी एंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, हॉबी क्यों चुनी, कैसे समय निकालते हो, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में आने के बाद हॉबी के लिए कैसे टाइम निकालोगे, और जो भी आपकी हॉबी है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज जो आपको गैदर करनी है वो आपको हॉबी के बारे में पता होना चाहिए। वही सेम अवेयरनेस, अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है कुछ, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो बैडमिंटन के जैसे मान लिया बैडमिंटन है, ठीक है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हुए हो, किसी ने कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि फेमस हुआ हो, उसकी कोर्ट की साइज़ क्या है, स्मैश कैसे करते हैं, या फिर किस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं,
बाउंड्री की जैसे उसमें 2 लाइंस होती हैं. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक दे वांट कि भाई अगर आपका इंटरेस्ट होता तो इट्स फाइन कि अपना इंटरेस्ट है, आपने सोचा कि बैडमिंटन मैंने 1-2 बार खेला है एंड मुझे पसंद है तो मैं देखूंगा बाद में. बट इफ इट्स अ हॉबी तो दे डेफिनेटली, हॉबी का मतलब ये है कि दे डिमांड कि आपको टेक्निकलिटीज एंड सम मास्टरी यू शुड नो. ठीक है, नॉट मास्टर तो एटलीस्ट यू शुड नो समथिंग अबाउट इट बिकॉज आपने इसको जिया है एज अ मतलब एक एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट. सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट. फिर आता है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस मिसलेनियस में. ये बड़े आपको तंग करते हैं क्योंकि आपने खुद से कभी पूछा ही नहीं है कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो. फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई इसमें मल्टी डाइवर्सिटी है, मोनोटोनस वर्क नहीं है. तो फिर वो पूछेंगे कि भाई सिर्फ आरएस के अलावा तो सारी जो है उसमें मोनोटोनस ही मतलब वर्क है, वो कोई कार्य विविधता ही नहीं है, तो आप फिर क्यों आना चाहते हो. तो ये क्वेश्चंस आप खुद से तैयार करो. जैसे आर्य सेवा में आने के लिए आपको किसने प्रभावित किया, ठीक है, आपने कब तय किया कि आपको इसमें जाना है, आपका रोल मॉडल कौन है, ठीक है, आप उनसे क्या सीख लेते हैं, और हम आपका आरएस में चयन क्यों करें, आप में ऐसी क्या खासियत है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. अगर ये वीकनेस है तो आप इस वीकनेस के साथ में तो आप ऑफिसर नहीं बन सकते. मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं तो वो आपको ग्रिल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आप दूसरे कैंडिडेट से आप ऐसे बेटर क्यों है कि आपको ही चुना जाए, बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल्सो लाइक रिजेक्शन का गेम, क्योंकि लेने तो उनको उतनी है वैकेंसी 900 ही उनको जो लेने हैं. ठीक है, अगर अल्टीमेटली उसमें देखें तो 500-600, तो उसमें आपका 1:3 वाला रेशियो रहता है, तो उसमें से 2 कैंडिडेट तो बाहर होंगे. तो वाई वी शुड सेलेक्ट यू. फिर है कि ऐसी प्रशासन के लिए कौन से मूल्य हैं जो मतलब एथिकल वैल्यूज़ हैं जो आपके लिए लगता है कि इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज वैल्यूज़ तो 10-12 है, चाहे सेकंड एआरसी कहती है 10 है, नॉलेज कमेटी है वो कहती है 7 है. आपके लिए वो कौन सी इम्पॉर्टेंट 3 वैल्यूज़ है कि वो तो होनी ही चाहिए. ठीक है, और अगर दूसरी आपने रिजेक्ट करी है तो वो आपने क्यों, किस बेसिस पे रिजेक्ट करी है. तो ओवरऑल यू शुड हैव दैट जस्टिफिकेशन, राइट, एंड दीज समथिंग शुड बी योर आंसर्स. आप खुद से लिखो एंड उसके बाद में उसको शेप आप वो कहीं से भी करवा सकते हो. वो उसी को तो प्रिपेयर करना है. ठीक है, पर प्रिपेयर सब कुछ बनावटी नहीं करना है. कुछ चीज़ें आपको अंदर से आपको पहले लिखनी है, अपने आप को ग्रिल करना है, अपने माइंड को क्लटर को हटाना है, तब आप प्रॉपर वे में उनको क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाओगे. इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, आप इनोवेशन, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या इनोवेशंस है. ठीक है, तो डिफरेंट पुलिस व्यवस्था को सुधार के लिए आप क्या करोगे. ठीक है, तो दीज आर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ये सब पीडीएफ में अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पूरे सारे क्वेश्चंस को नहीं डील करूँगी. आपको बस उस पीडीएफ में करके आपको ये क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने हैं. और फिर ये इस टाइप के है कि एसडीएम एसडीओ में क्या अंतर होता है, इमोशनल कोशेंट है वो प्रशासन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं. तो ठीक है, फिर आता है सबसे मेजर पार्ट है जो आपका करंट डेवलपमेंट. करंट डेवलपमेंट में आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, राइट, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं. तो आपको अखबार, आप मान के चलिए कि पिछले जो 2-3 महीनों में आपके साथ में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे राजस्थान में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं या वर्ल्ड में हुए हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए. अब इसमें जो मेंस में आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है. जैसे कि आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी जिसमें कुछ एथिकल लाइक कुछ एंगल होगा, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है. जैसे 2021 में आपको पता हो तो भीलवाड़ा में एक घटना घटी थी कि एक बच्ची का रेप हुआ था एंड उसको भट्टी में मतलब फेंक के चले गए थे. तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप होते तो आप कैसा करते. अगर अब आप उनके पास में जा रहे हो और आप उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एकदम ओवरवेलमिंग है और वो मतलब बहुत दुख में है, तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप उनको कैसे कंसोल करोगे, ऐसी कौन सी बातें कहोगे.
ठीक है। अगर वहाँ पे जो भीड़ है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने दुख में ऐसा मतलब कुछ स्टेप ले लिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ गई है, तो व्हाट विल यू डू? जैसे आज की बात करें, अभी जो चल रहा है महाकुंभ चल रहा है, राइट? तो महाकुंभ में प्रशासन से रिलेटेड मतलब इट्स अ सच अ बिग इवेंट, आप खुद मान के चलो, मतलब 4 करोड़ लोग हैं वहाँ से, मतलब दर्शन करके आ गए हैं, महाकुंभ में जाके आ गए हैं। 12 साल में एक बार इवेंट हुआ है। अगर जो यूपी सरकार ने उसने 15,000 करोड़ खर्च किए हैं, तो दे कैन टेक यू दैट कि भाई इतना खर्च करना किसी रिलीजियस इवेंट पे, आपको क्या लगता है दिस इज गुड और बैड? मतलब आप होते तो किस तरीके से उस चीज़ को डील करते? ठीक है। एंड उसमें आप उसके जो आपको वहाँ का इंचार्ज बना दिया जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यवस्था का, तो आप उसको कैसे करोगे? जैसे अभी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आ रही है कि वहाँ पे स्टैम्पेड हो गया है, भगदड़ हो गई, ठीक है, भगदड़ में कई लोग मरे भी हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आ गई तो आप क्या करोगे? और ये ऐसे स्टैम्पेड्स हैं, वो हर बार ऐसी चीज़ों में होती क्यों हैं? ऐसी कौन सी कमियां रह जाती हैं? अगर आप होंगे तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करोगे? वहाँ पे मतलब बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, मतलब हज़ारों वर्कर्स आते हैं, और वो 3-4 महीने उसकी वो चल रही होती है, प्रिपरेशन चल रही होती है। तो उस टाइम पे उनके बच्चे हैं, उनको आप कैसे हैंडल करोगे? उनका नुकसान ना हो। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि बी प्रिपेयर, कि आपको इस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा आईआर, कि भाई आप इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हों रिसेंटली, तो उन डेवलपमेंट पे अब जो मेंस में था तो उसमें आपके पॉइंट टू पॉइंट था कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है। यहाँ पे एक चेंज आ जाता है कि ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है? अगर आपको ही डिसीजन लेना पड़ता एज ए, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, या अल्टीमेटली क्या है, मिनिस्टर्स आर नॉट टेकिंग द डिसीजन, नो, वो तो रिसर्च करके, जो सर्च करके उनको कौन बता रहे हैं? सिविल सर्वेंट बता रहे हैं, बिकॉज उनके सेक्रेटरीज बता रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो दे विल ट्राई टू पुट यू इन दिस सिचुएशन। अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आपका क्या व्यू है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। तो आईआर में भी अब आप जो प्रिपेयर करें तो वो आप ओपिनियन बेस्ड करें। आपको एक नपा तुला आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डिसीजन लेने से, जैसे मान लिया कि भाई तालिबान को इंडिया को हाँ कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, मतलब दोस्ती, बिकॉज हमारी तो नो टॉलरेंस पॉलिसी है, राइट, कि हमने तो नो टॉलरेंस टू टेररिज्म। बट अगेन अफगानिस्तान में कौन है? तालिबान है, राइट। तो अब तालिबान के साथ में इंडिया को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठीक है। और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या होंगे? ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों पे अब आपको सोचना पड़ेगा। तो अब ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आप? ठीक है, ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़ा होराइजन हो जाएगा। अगर आप ये जैसे होमवर्क आपको खुद से करना है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो राजस्थान के जो अखबार हैं, एक तो पहले आप अखबार हैं वो पढ़ना शुरू कर दो आज से ही। एटलीस्ट आप 2 अखबार तो आप पढ़ो ही। उसमें क्या है कि राजस्थान में जैसे राजस्थान पत्रिका और ये जो दैनिक भास्कर है वो आप पढ़ सकते हो राजस्थान के लिए। अगर आप इंडिया और वर्ल्ड के लिए तो आप द हिंदू है उसको पढ़ सकें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें भी खासकर जो एडिटोरियल वाला जो पेज होता है, क्योंकि उसमें एक दिन है आपके पास में आएगा कि ये जो डिसीजन है उसका आपको प्रोज आएंगे उसके, कि हाँ ये डिसीजन सही है, उसके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। एक दिन है वो आपके पास में जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो आपका वो जो इश्यूज हैं उसमें आपका एक खुद का ओपिनियन बनेगा। ठीक है। एंड देर इज़ नो समथिंग कि भाई आपको राइट एंड रॉन्ग, अगर आपको लगता है कि वो ओपिनियन आपके हिसाब से वो सही फैसला है, राइट, तो आप बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने आज की जो लोगों ने ले लिया वही सही फैसला है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये गलत था और इसमें ऐसा किया जा सकता है, बिकॉज आगे जाके आपको ही ये सब करना है, तो दे डोंट वांट कि हाँ आप रटी रटाई चीज़ लेके आ जाओ एंड ऑल। ठीक है। तो आप उसमें कुछ अलग भी अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। दूसरा है कि अगर इसमें आप जो मैगजीन्स आ रही हैं, स्पेशली जैसे राजस्थान में जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसमें इतना, क्योंकि नेचर ऐसा नहीं है तो उसमें कुछ ओपिनियन या एनालिसिस नहीं आता है। तो जो आप यूपीएससी के लिए जो मैगजीन्स वगैरह हैं, जो अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट कोचिंग्स वगैरह की हैं, तो उनकी पिछले 2-3 महीनों की आप मैगजीन्स है उसमें देख सकते हो।
वहाँ पे क्या होता है कि चैलेंजेस, प्रॉज एंड कॉन्स किसी भी डिसीजन के, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें उसमें दी हुई होती है, क्योंकि उनके जो यूपीएससी का जो मेंस होता है उसमें इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा चुकी होती हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। बाकी ये है कि आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हो कि अगर आपको ये, इफ़ यू वांट कि ये होमवर्क हम लोग करके आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल है उसको अगर आप हमसे चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ योर डिमांड तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट एंड वी विल ट्राई टू मेक कि हाँ आपको वो जो टॉपिक्स है, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उसके बारे में भी हम लोग क्लास ले सकें एंड मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि दिस इज़ समथिंग यू वांट और नॉट। ठीक है, तो ये तो सब हो गया करंट डेवलपमेंट में। ठीक है, ये सब हो गया कि आपको नॉलेज बेस पे या फिर आपको किस तरीके से आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस हैं वो आपको तैयार करने हैं या नहीं करने। अब बहुत सारी क्वेरीज ये आती है कि आखिरकार आपको प्रेजेंटेबल दिखना कैसा है, मतलब व्हाट, जो हमने पहले बात की, दीज आर द हार्ड स्किल्स एंड नॉलेज वाला जो कि आप प्रिपेयर करके जाना है। अब आते हैं सॉफ्ट स्किल। ठीक है, वो सॉफ्ट स्किल क्या होनी चाहिए जो कि आपसे जो कि आपके और इंटरव्यू पैनल और बोर्ड के बीच में एक जो ट्रस्ट वाला है, जो एलिमेंट है उसको अच्छे से बना पाए। तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ड्रेसिंग का आता है कि आपको प्रेजेंटेबल कैसे रहता है। आई थिंक वो सबको पता है कि आप एक फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ बॉय यू नो कि आपका ड्रेस कोड है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका होता है, यू कैन नॉट गो लाइक ऑन अ रैंडम थिंग। ओके, आप आगे के आप एसडीएम एंड आरएस ऑफिसर हो, तो इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे ही उठ के नहीं चले जाओगे, बिकॉज आप इंटरव्यू में जा ही रहे हो, तो आप अपना पर्सोना ही ऐसे लेके जाओ कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट एनी मोर। ठीक है, इट इज़ द लास्ट स्टेज एंड आफ्टर दिस रिजल्ट यू आर बिकमिंग एन ऑफिसर। ठीक है, तो आप आधे से ज़्यादा ऑफिसर तो आप बन चुके हो। ठीक है, तो आप जब ऑफिसर में होंगे तो वहाँ पे उस पोस्ट पे होंगे, तो आप जिस तरीके से ड्रेस करोगे वही ड्रेसअप आपका इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर थिंग्स जो आपको ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, हाउ टू सिट एंड ऑल। अब हाउ टू सिट में ये है कि मतलब अच्छे से आपको बस बैठना सबको आता है, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज हो जाता है, हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो हम थोड़ी सी कमर झुका के, वो ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है और हमें ये बैठना नहीं आता है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट बैक होना चाहिए एंड ऑल, ये सब कुछ आपके हैंड्स है वो ऐसे होने चाहिए। तो आप जब कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी नर्वसनेस नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप वैसे ही बैठोगे। बिकॉज जब हम किसी बड़े लोगों के सामने, आप ये बस मान के चलो कि भाई जो आपके सामने बैठे हैं वो बड़े लोग हैं। हमारा इंडियन कल्चर क्या कहता है कि जो बड़े लोग हैं उनको क्या, एक हम लेटर, बचपन से लेटर में लिखते आए हैं कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार, राइट। तो डेफिनेटली जो आपसे सामने बैठे हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट आपसे यही कर रहे हैं कि आप उनको रिस्पेक्ट वे में आप हर चीज़ उनको प्रेजेंट करें, राइट। तो रिस्पेक्ट वे में आप, यू कैन नॉट सी लाइक, आप स्लाउच मैनर में नहीं बैठ सकते हो, आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते हो, टिमेंड होके नहीं बैठ सकते हो। सो इट्स बेटर कि वो आप जब इस पूरे पर्सोना को इस तरीके से लेकर चलोगे और अपनी वैल्यूज़ हैं उनको लेकर चलोगे, तो इस टाइप की चीज़ें, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर आता है आई कांटेक्ट, राइट। आई कांटेक्ट कैसे करें, तो ये एडवाइजेबल होता है, बट आई वोंट से कि आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली करो, क्योंकि एट द पॉइंट वहाँ पे क्या हो क्या नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पैनल है, बोर्ड मेंबर्स है और आप हो। ठीक है, उन 20 मिनट में, उन 25 मिनट में क्या होने वाला है वो आपके और उनके बीच में। ठीक है, तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो वही चीज़ आपको करनी चाहिए। बट यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे कोई मेंबर पूछ रहा है तो आप उसके साथ में आई कांटेक्ट रखें, एंड जब आप उसका आंसर दे रहे हैं तो वो आप दूसरे मेंबर्स को भी, उनके साथ में भी आप आई कांटेक्ट रखते हुए वो आंसर दे सकते हैं, राइट। उससे दो फायदे ये होते हैं, एक तो आपका जो जब आप, क्या होता है कि एक ही पर्सन को देख के आंसर दे रहे होते हो ना, तो उसके एक टाइम के बाद में आप उसके हाव भाव है वो नोटिस करने लग जाते हो। अगर थोड़ा सा भी उसमें हाव भाव ऐसा होगा तो आप उसके हाव भाव पे ज़्यादा नोटिस करोगे रेदर देन अपने आंसर पे।
तो फिर क्या है कि थोड़ा सा आप आई कांटेक्ट दूसरों के साथ कर लेते हो तो आपको भी अपना आंसर है वो स्ट्रक्चर करने में मदद मिलती है, राइट। तो आपको भी इस चीज़ में फ़ायदा होगा कि आप उस आंसर को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। तो इट्स बेटर वे कि आप आई कांटेक्ट रखें, उसको आंसर दें मेंबर को, एंड उसके बाद में आप दूसरे लोगों को, दूसरे मेंबर्स को भी देख सकते हो। बट अगर आप, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ इन मैम ने कही थी, किसी एक्सपर्ट ने कही थी कि ऐसा करना है, तो आप फोर्सफुली उस चीज़ को करें, ठीक है। नहीं, फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, कि मेरा फ्लो टूट रहा है, मैं आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको डिसीजन उसी टाइम लेना पड़ेगा कि आप ये आई कांटेक्ट वाले चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कि आप आंसर क्या दे रहे हैं और किस तरीके से दे रहे हैं। अगर उसको आप कॉन्फिडेंटली दे रहे हो तो आप आई कांटेक्ट कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो वो फर्क नहीं पड़ता है। इफ इट्स हेल्पिंग इन या फ्रेमिंग योर आंसर देन डेफिनेटली डू इट। इफ इट्स नॉट देन प्लीज अपने दिमाग में कुछ भी लेकर मत जाओ। वहाँ आपको ध्यान रखना है कंफर्टनेस का, कॉन्फिडेंस का और कामनेस का, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। एंड देन अदर बॉडी लैंग्वेज, तो डेफिनेटली अगर आप नर्वस नहीं होंगे, हाथ एंड ऑल, मतलब वही चीज़ है कि मतलब जो अपन बचपन से सुनते आए, अपन को पता होता है कि ये इस तरीके से क्यों बैठा है, इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, हाथ ऐसे क्यों हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। तो जो आपकी केयरलेसनेस को दिखाएं जो बॉडी लैंग्वेज है वो, ठीक है, आपका जैसे हाँ शिविर हो रहा है या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप आंखें और वो मतलब अपना सर है वो इधर उधर कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज मतलब ले दे के आपकी अगर नर्वसनेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में शो हो रही है तो डेफिनेटली वो आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। फिर चीज़ आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि यूजुअली कहते हैं कि इफ समबडी इज आस्किंग यू इन इंग्लिश देन यू शुड गिव आंसर इन द इंग्लिश, इफ समबडी इज आस्किंग इन द हिंदी देन यू शुड गिव आंसर इन द हिंदी। बट आपको भी इसको भी बहुत रिजिड मैनर में आई डोंट थिंक कि लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है कि उनको भी पता है कुछ आप इंग्लिश में ही आंसर दोगे, कुछ शब्द आपके इंग्लिश में निकलेंगे, कुछ हिंदी में लिखेंगे, तो डोंट स्टक टू दैट थिंग। अगर आप सेंटेंस प्रॉपर वे में आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं विद वन लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, उसमें इंग्लिश ऐड हो रही है, तो आपका इम्पोर्टेंस उस लैंग्वेज पार्ट पे ना हो के आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए कम्युनिकेशन पे, राइट। कि आप अपनी बात है वो इफेक्टिव वे में रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रेदर देन द लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप फ्लुएंटली उस चीज़ को कर पाते हो तो डेफिनेटली इट्स इट्स अ गुड थिंग, बट स्टिल इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। ना ये पॉजिटिव थिंग है ना ही नेगेटिव थिंग है, ठीक है। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंटली आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस के साथ मैं आंसर दे पा रहा हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट द इंटर कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब लैंग्वेज नहीं होता, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि आपसे जो पूछा गया है, राइट, उस सवाल को आपने अच्छे से सुना है या नहीं सुना है, या फिर आधा सुना और उसके बाद ही आप बोलने लग गए, ठीक है। तो ये तो फिर आपका कम्युनिकेशन बीच में टूटने की बात हो गई, ठीक है। तो एक तो पहले एक सवाल है, वो कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर्स हैं वो एक ही सेंटेंस में कम से कम 3 से 4 सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो उसको इंटरप्ट मत करो, लेट हिम और हर फिनिश कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और कितने सवाल पूछ रहे हैं। और उस चीज़ में भी मत डरो कि अगर आप याद कर पा रहे हैं कि भाई इस सीक्वेंस में था, अगर आपसे नहीं भी होता कि उन्होंने 4-5 क्वेश्चंस एक साथ बोल दिए और आपने 3 के आंसर दे दिए, 2 आप भूल गए, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। रिमेंबर द वन थिंग जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नोटिफिकेशन में, कि इट्स नॉट द स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। वो आपकी मेमोरी नहीं करें कि इसको 1 2 बस याद है या नहीं है, ठीक है। दे आर, इट्स अ डिस्कशन, इट्स फाइन। आपने 5 में से 3 के आंसर दिए, 2 आपको नहीं आया, अपने पोलाइट मैनर में आपने पूछ लिया कि सर आप दोबारा आंसर आप क्वेश्चन बता सकते हैं, आप उनको रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, या मैम, मतलब एक पोलाइट मैनर में आप उनसे पूछेंगे तो डेफिनेटली वो आपके इट्स नॉट इन अ नेगेटिव थिंग, आपके ये नेगेटिव चीज़ में नहीं है, आप डेफिनेटली पोलाइट वे में आप ये चीज़ें पूछ सकते हो। इम्पॉर्टेंस ये है
कि आप जो क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हो, डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर ऐसे ना कहानियां बनाने का मत करो, पॉइंट टू पॉइंट, राइट? जो पूछा गया है उसी को ही आंसर करो, ठीक है? और अगर आपको बहुत ऐसा है कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, इधर उधर से मतलब आप बिल्कुल भी कुछ कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि सॉरी आपको ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है? बट डोंट ट्राई टू ब्लफ कि भाई आपने बस ऐसे ही कि हाँ इसका ऐसे था तो मैं, मतलब जैसे अपन प्रीलियम्स में नहीं करते हैं कि हाँ गैस वर्क लगा रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे, वो भी गैस वर्क यहाँ पे भी लगाना है बट इंटेलिजेंट मैनर में लगाना है। अगर कि हाँ जैसे आप बोल सकते हैं कि हाँ सर मैम मैं अभी बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बट आई हैव रेड समथिंग इसमें, तो आई थिंक इट माइट बी रिलेटेड, इस तरीके का आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है एज पर माई ओपिनियन बट आई एम नॉट श्योर, राइट? तो इधर या तो ये हो जाएगा कि वो आपने आपने आंसर भी किया है जितना आपको पता था, बट कई स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो उसी आंसर को कि नहीं यही है, तो आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आप इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, ठीक है? तो आप बता सकते हैं आराम से, डेफिनेटली इट शोज योर ऑनेस्टी एंड इट ऑल्सो शोज योर एफर्ट कि एटलीस्ट यू हैव अटेम्प्ट, आपने ट्राई तो किया अटेम्प्ट करने के लिए। ये भी होता है कई स्टूडेंट तो ये तो है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा एंड दे आर सेइंग कि नो नो सर सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सॉरी, नो इट्स नॉट गुड, एटलीस्ट ट्राई, इट्स ट्राई टू अटेम्प्ट। हो सकता है आपके पास में ऐसी एक सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आपके पास में कुछ आपसे पूछा गया और आपके पास में अब्रप्ट कोई ऐसी चुनौती आ गई। मान लिया अब G20 पहले तो इंडिया होस्ट नहीं कर रहा था ना, अब कई सिविल सर्वेंट या इंडिया है वो होस्ट करा उसने, तो अब उसके बाद में कई सारी चीज़ें आई होंगी जो न्यू होंगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास में, तो आप ये तो नहीं कर सकते नो नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। एटलीस्ट एक आपके अंदर एक सीरियसनेस और एक जनरल एक एफर्ट तो दिखना चाहिए ना कि आपने ट्राई किया है और लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, इवन आफ्टर ट्राइंग एंड इवन आफ्टर ट्राई टू अटेम्प्ट इट, तो भी आप अटेम्प्ट उसको नहीं कर पा रहे हो, तो देन यू कैन ईजीली से कि सॉरी सर सॉरी मैम आई डोंट नो द आंसर। तो इट्स नॉट इन योर नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं जाएगा आपका, ये आपके पॉजिटिव ही चीज़ में जाएगा, ठीक है? इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू से इट, राइट? अगेन, ठीक है, वी आर वी आर द इंडियन पीपल, ठीक है, वी आर इन इंडियन ट्रेडिशन, सो वो चीज़ याद रखनी है। एवरीथिंग वॉट एवर यू आर सेइंग इन द इंटरव्यू, आप जो भी कह रहे हो इंटरव्यू के अंदर, दैट शुड बी इन अ वेरी पोलाइट मैनर एंड आपकी शिष्टता के साथ में ही वो आपके आंसर्स आपको करने हैं, जिसमें प्लीज़ सॉरी ये सारी जो चीज़ें होती हैं आप मान के चलो, जो बड़े लोगों को बुज़ुर्ग लोगों को जो हमारे घर में अपने पेरेंट्स को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जो चीज़ें पसंद आती हैं वही वैल्यूज़ और वही कैरेक्टर आपको अपने जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको शो करना है, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉफ्ट स्किल जो आपको ध्यान में रखना। एक चीज़ और होता है कि कई बार क्या होता है कि मॉक इंटरव्यूज़ में कि हमने कहीं से पढ़ लिया होता है कि स्माइली एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली स्माइली फेस होना चाहिए आपका, ठीक है? आप जब किसी से मिलते हैं नॉल आप ग्रीट करते हो तो पास ऑन ए स्माइल, एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। बट फिर उस चीज़ को सीरियस लेके कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे इंटरव्यू में कोई भी आंसर दे रहे हैं, आपके दांत दिखे जा रहे हैं, आप स्माइल करे जा रहे हो, चाहे सीरियस क्वेश्चन है तो भी आप स्माइल करे जा रहे हो, क्योंकि बैक माइंड में पता है कि हाँ नहीं स्माइल करना है, स्माइल करना है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग, अगर इट्स शुड बी नेचुरल, राइट? आपको कुछ भी स्माइल नहीं आ रही है तो इट्स फाइन, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, आपने ग्रीट किया, आपको स्माइल आई, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर आपको स्माइल नहीं आ रही है तो डोंट ट्राई टू फेक इट, ठीक है? फेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे काफ़ी IIT बाबा है, वो महाकुंभ के दौरान बड़े फेमस हो रहे हैं, राइट? तो अब ही इज़ गिविंग वेरी गुड आंसर्स, राइट? बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है, पर द वे ही सेज, लाइक हर बात पे वो हंसना है नॉल, वो उनको सूट करता है, भाई बाबा को ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है वो इनफॉर्मल वे में सूट कर जाएगा कि आप डिलीवर कर रहे हो कोई भी आंसर तो आप हंसते हुए कर रहे हो, तो कई लोग तो उस चीज़ को सीरियस ही नहीं लेते हैं, ठीक है?
तो वही चीज़ है कि आपको हर चीज़ पे स्माइल करके लाफ करके वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ सम कुछ संजीदा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली यू इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप भी उस सीरियसनेस और उसी संजीदगी से, उसी सहजता से आप उसको आंसर करेंगे, रेदर देन कि आप ये अपना जो क्या बोलते हैं उसको, ये सब फेकनेस की चीज़ें होती हैं कि आपको कुछ आ नहीं रहा है तो आप सोचते हो कि स्माइल कर दूं एंड उससे ठीक हो जाएगा। एक होता है कि सर आई डोंट नो आई ट्राइड इट, उसमें भी आप स्माइल करके दे रहे हो तो वो यही सोचेंगे अरे एक तो तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और ऊपर से मतलब हमको लाफ भी दे रहे हो, स्माइल भी दे रहे हो, तो इट डजंट शो अ वेरी गुड इमेज ऑफ योर कैरेक्टर। सो ट्राई टू अवॉइड वॉट एवर टू मच, ठीक है। जो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक पोलाइट रहना है, कर्टियस रहना है। सो ये चीज़ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आता है कि मॉक इंटरव्यूज हमको देने हैं या नहीं देने हैं। डेफिनेटली आपको देने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम एक एग्ज़ाम टाइप का इन्वायरमेंट, कई बार है कि हमें सब कुछ पता होता है लेकिन जब तक हम लोग उस चीज़ को फेस नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता हो रहा होता है कि हम जहाँ अपना बेस्ट दे सकते थे वहाँ पे हम लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप मॉक इंटरव्यूज़ दो, ठीक है। मिनिमम आपको कम से कम 2 से 3 इंटरव्यूज़ हैं वो तो आपको देने ही चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी घबराहट भी रिड्यूस होगी। दूसरा है कि आपको अपने बारे में भी खूब पता चलेगा। बट मॉक इंटरव्यू का फिर से मैं ये कहूँगी कि आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं तो बी केयरफुल। बी केयरफुल किस मामले में रहना है आपको, कि आप इंटरव्यू अपने आप को जानने के लिए दे रहे हो, राइट। मॉक इंटरव्यू आप अपने आप को जानने के लिए दे रहे हो। 1-2 दिन में मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि मतलब आप ना अपनी पर्सनालिटी पूरा चेंज कर दोगे। आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हो बट आप ओवरटर्न नहीं करोगे। जैसे आप कोशिश करोगे ओवरटर्न करने की तो वो फेकनेस और वो चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो जैसे मॉक में कई बार ऐसा होता है वो स्माइल जाना चाहिए एंड ऑल, तो जो मैंने अपन ने पहले डिस्कस किया कि वो छोटी छोटी बातें तो अपने ध्यान में रह जाती है, फिर हम उसी को करने में लग जाते हैं। कई स्टूडेंट्स तो है वो अपने हाथों को ही देखने लग जाते हैं कि भाई हमको तो कहा गया है कि हाथ है वो हमें इस तरीके से रखने हैं, बट उनका आदत में होता है कि वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से होता है। तो डेफिनेटली इट शुड बी नेचुरल, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस अपने हाथों को ऐसे करके बैठ जाओगे रिजिड मैनर में, वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। तो अगर आपको कहीं पे अपने हाथों को करके अगर आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को तो डेफिनेटली यू कैन डू, ठीक है। देयर इज अ विंडो फॉर एवरीथिंग। जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसको प्रेजेंट करने का विंडो सब में है। ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं करनी है, बट सिर्फ एक टाइम का ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा नहीं करनी है। लाइक स्माइल करो, इट्स अ गुड थिंग, बट डोंट ओवर डू इट, ठीक है। अपने आप को सही पोस्चर में अपने आप के हाथ है वो बांध के रखो, बट डोंट ओवर डू इट, कि जिससे आपको जो कम्युनिकेशन है, जो आपको आंसर देना है वही आप नहीं दे पा रहे हो और इन चीज़ों में फंस गए हो, ठीक है। कि मेरी ये चीज़ कैसी है, मेरी साड़ी कैसी है, मेरे हाथ है वो तो सही जा रहे हैं ना, मेरी आंखें तो इधर नहीं जा रही है ना, मैं आई कांटेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। नो, व्हेन आप उस एग्ज़ाम उसमें हो, 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, उस टाइम पे आपको अपना गिवन पूरा उस तरीके से देना है। चीज़ों का ध्यान रखो। ये इसमें आपका मॉक इंटरव्यूज़ है वो हेल्प करेंगी कि आपका जो ध्यान है, ये चीज़ें जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके उसमें पता चल जाएगा आपको कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जब फाइनल एग्ज़ाम आपका फाइनल इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली यू विल डू सो मच बेटर। ऑल्दो इंटरव्यू ये सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट अ ब्रीफ कि ये इंटरव्यू इस किस तरीके से आप मतलब ओवरऑल हमने सारे एस्पेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है इंटरव्यू के बारे में। सो ऑल्सो शून्य स्टडी सेंटर है वो भी मॉक इंटरव्यूज़ है वो कंडक्ट करवा रहा है। तो जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे हैं जोधपुर के अंदर, तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो वो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, आप उसको फिलअप कर दीजिए। एंड उसके बाद में जो नंबर आपके दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको एक पीडीएफ यहाँ दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उन क्वेश्चंस को फ्रेम करने में आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप अपनी क्वेरीज हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं
वो आप टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ भेज सकते हैं, एंड वी विल ट्राई कि आपको किसी एक्सपर्ट से हम बात करवा सके, 1-to-1 इंटरेक्शन करवा सके, जिससे आपको हेल्प मिले कि आप किस तरीके से अपने जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से फ्रेम कर पाएँ। तो वो चीज़ हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग कर सकते हैं जो यहाँ रीच नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपकी अ, मदद करने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा जो करंट डेवलपमेंट वाला जो सेशन था वो इस वाले पीडीएफ में नहीं है, तो अगर आपको आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई क्लास हो या फिर उसके ऊपर कोई मटेरियल आए, तो डेफिनेटली प्लीज़ लेट अस नो कि आपको किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये चीज़ हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ डू कमेंट ताकि पता रहे, तो उस डिमांड के हिसाब से हम हमारा होमवर्क कर कर पाएँ, और आपके जो इम्पोर्टेंट बर्निंग इश्यूज़ हैं विद इन लाइक जो भी इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में जो इम्पोर्टेंट है, तो वी विल ट्राई टू मेक इट, पर उसके लिए प्लीज़ डू कमेंट। ठीक है, सो तब तक ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रिपरेशन एंड enjoy this because इंटरव्यू तक पहुंचना इज सच अ बिग थिंग, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप जब इसको करो, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, बट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू just like behave like you are an SDM, you are an ISRS officer, and enter in that room of your interview like an officer. डेफिनेटली आप जब इस पर्सोना के साथ में उसमें जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, एंड टेक इट एज ए रियल टाइम थिंग कि हाँ आपकी जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, आपकी इंक्वायरी बैठी हुई है और आप एक आरएस ऑफिसर हैं और आपसे चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडी, हैप्पी प्रिपरेशन, थैंक यू।